हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? तो थोड़ी सी वीडियो बनाने में मुझे लेट हो गई थी, तो अब आज की वीडियो को हम चालू करते हैं। चैप्टर हमारा वही है, लॉ ऑफ मोशन, और टॉपिक बस हमारा चेंज होगा। जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख रहे हो, क्या है, डोरी से जुड़ी हुई दो वस्तुओं की या किसी वस्तुओं की गति के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? डोरी से जुड़ी हुई वस्तुओं की गति के लिए व्यंजक। ओके, एक बार टॉपिक आप लोग फिर से देख लीजिए कि डोरी से जुड़ी हुई वस्तुओं की गति के लिए हम क्या निकालेंगे? डेरिवेशन या व्यंजक निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी, और आप हमारा फिजिक्स का क्लास 11 का चैप्टर लॉ ऑफ मोशंस का टॉपिक हम क्या देख रहे हैं? डोरी से जुड़े हुई वस्तुओं की गति, मोशन ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो वैसे ही रोज के बाद अपना कॉपी और अपना कलम हाथ में रख लीजिए, नोट्स करते जाइए और समझते जाइए कि हम क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, बल और तनाव मतलब एक ही है। मान लो किसी वस्तु को, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी वस्तु को हम रस्सी से बांध के लटकाते हैं, है ना? किसी भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम किसी डोरी या रस्सी से बांध के लटकाते हैं, तो वो वस्तु क्या करेगा? उसका कुछ भार होगा। भार को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? mg। तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण वह अपना भार नीचे की ओर लगाएगा कि नहीं? गुरुत्वीय त्वरण के कारण वह अपना भार नीचे को लगाएगा, तो उस पर जो डोरी है उस पर भी तनाव बढ़ जाएगा, वो खिंचा जाएगा, तन जाएगा। जब उस पर भार लटकाएंगे तो आप तन जाएगा, तो वो हो जाएगा टेंशन, तो कि विपरीत दिशा में होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जिसको हम बोलते थे क्रिया और प्रतिक्रिया बल, जिसको हमने लास्ट टाइम देख चुके थे। अब आप लोग चित्र बना लीजिए। देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है। क्या लिखेंगे? दो ऑब्जेक्ट हैं जिसके मास कितना है? m1 और m2। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 एंड, इसको m1g कर दो, m2g। दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान कितना है? दो वस्तुएं हैं, एक भारहीन डोरी और अवितान, माने ऐसा नहीं हो कि तन जाए। दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान कितना है? m1 और m2, जिसमें हम m2 के द्रव्यमान m1 से क्या है? ज़्यादा लिए हैं। तो एक भारहीन तथा अवितान डोरी के एक सिरे से बंधी है और दूसरे सिरे को हम क्या कर दिए हैं? किसी सिरे से बांध दिए हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? माना कि m1 m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक अवितान तथा भारहीन डोरी से बंधी हुई है। लेट टू बॉडीज, अब मासेस कितना है? m1 एंड m2 आर टाइड एट द एंड्स ऑफ इन एक्सटेंसाइल एंड मास्टलेस स्ट्रिंग। ठीक है, अवितान डोरी से बंधी हुई है। और उसके बाद देख रहे हैं आप कि घिरनी लगा हुआ है गोल। जैसे कुएं में हम बाल्टी डालते हैं, घिरनी से, घिरनी लगा रहा था गोल, उसी घिरनी के सहारे हम क्या करते हैं? बाल्टी को डालते हैं और खींचते हैं, तो हमको आसानी से क्या होता है कि बाल्टी से पानी हम ऊपर खींच लेते हैं। तो घिरनी क्या करता है कि सपोर्ट करता है हमको, है ना? तो यह डोरी, जो डोरी से जो बंधा हुआ है, एक घर्षण रहित फ्रिक्शनलेस घिरनी से होकर गुजर रही है। क्या लिखेंगे? द स्ट्रिंग पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुल्ली। अब देखिए, मैंने क्या बताया कि दो वस्तुएं हैं, दो ऑब्जेक्ट है जिसके मास कितना है? m1 और m2। ठीक, किसी डोरी से बंधा हुआ है और यह डोरी एक पुल्ली, घिरनी से होकर गुजर रही है, जिसमें m2 का द्रव्यमान क्या है? m1 से ज़्यादा है, m2 इज ग्रेटर देन। तो यह एक घर्षण रहित घिरनी, ये घिरनी है, पुल्ली जिसको बोल सकते हैं, ये पुल्ली से होकर जड़ती है। अब डोरी में तनाव कैसा होगा? देखिए, दोनों अपने भार के कारण नीचे एक बल लगाएंगे। ये m1 है और ये m2 मास का जो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही डोरी से, घिरनी से होकर गुजर रहे हैं। तो इस डोरी में ऊपर की ओर तनाव लगेगा, क्योंकि नीचे की ओर एक
भार लगा रही है, इस भार का नाम क्या है, भार का रिप्रेजेंट कर देंगे m1g और m2g। ठीक है, तो तब m1 की द्रव्यमान की वस्तु, देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट है। m1 जो है जिसका भार ज़्यादा होगा उधर वह वस्तु खिंचाव होगी, तो m2 का द्रव्यमान जो है m1 से ज़्यादा है, m2 का द्रव्यमान जो है m1 से ज़्यादा है, तो ये क्या है, इसको खींच लेगा। अगर इसका द्रव्यमान कम रहता तो ये इधर नीचे आ जाए। अब देखो m2 नीचे की ओर जाएगी तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, डाउनवर्ड्स। m1 ऊपर जाएगी ड्यू टू m2 - 7, तो ये ऊपर की ओर त्वरण लगेगा, इसमें नीचे की ओर त्वरण लगेगा। ठीक है, m1 वस्तु में जो m1 द्रव्यमान की वस्तु है उसमें ऊपर की ओर एक त्वरण लग रहा है और m2 द्रव्यमान की ओर नीचे की ओर त्वरण लग रहा है। तो क्या लिखोगे, m1 द्रव्यमान की वस्तु त्वरण A से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, क्या लिखोगे, तो m1 द्रव्यमान की वस्तु त्वरण A से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा m2 द्रव्यमान की वस्तु त्वरण A से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करती है। क्या करेंगे, m1 द्रव्यमान की वस्तु त्वरण A से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा m2 द्रव्यमान की वस्तु त्वरण A से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करती है। ठीक है, व्हेन बॉडी ऑफ मासेस m1 मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स, बॉडी मासेस m1 मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, विद एक्सीलरेशन a, देन बॉडी ऑफ मास m2, ठीक है, देन बॉडी मास m2 वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद द एक्सीलरेशन, सेम एक्सीलरेशन a। माने जो m1 द्रव्यमान की वस्तु है त्वरण A से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करती है तथा m2 द्रव्यमान की वस्तु त्वरण A से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करती है। व्हेन बॉडी ऑफ मास कितना होगा, m1 मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a, देन बॉडी ऑफ मास m2 वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद द सेम एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो m1 द्रव्यमान की वस्तु पर ऊपर की ओर एक है ना तनाव लग रहा है और त्वरण भी ऊपर की ओर है। ठीक है, जो डोरी में जो तनाव आ रहा है वो ऊपर की ओर है और त्वरण A से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करती, जबकि उसका भार m1g नीचे है। तो जो m1 द्रव्यमान की वस्तु पर ऊपर की ओर परिणामी बल, ठीक है, ये जो m1 हिंदी में लिख लीजिएगा, m1 द्रव्यमान की वस्तु पर ऊपर की ओर कुल परिणामी बल। ठीक है, अब देखिए त्वरण और तनाव दोनों ऊपर की ओर हैं। ठीक है, m1 द्रव्यमान की वस्तु पर ऊपर की ओर परिणामी बल, क्या लिखोगे आप, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1 वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, F1 निकाल लेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है m1g। ठीक है, क्या लिखोगे, m1 द्रव्यमान की वस्तु पर ऊपर की ओर परिणामी बल। ठीक है, m1 द्रव्यमान की वस्तु पर ऊपर की ओर परिणामी बल, बट वी नो दैट F1 क्या होगा, m1 है न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, यहाँ रख दीजिए m1a इक्वल टू T1 माइनस m1g। क्लियर, कोई डाउट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हम m1 द्रव्यमान की वस्तु पर जो ऊपर की ओर परिणामी बल लगेगा उसकी वैल्यू हम निकाल लिए। अब आप बात करते हैं हम m2 द्रव्यमान की वस्तु पर। m2 द्रव्यमान की वस्तु पर नीचे की ओर परिणामी बल, क्या लिखोगे, सिमिलरली नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास m2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या लिखोगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास m2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या लिखोगे आप, m2 द्रव्यमान की वस्तु पर, ठीक है, नीचे की ओर कुल परिणामी बल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू m2g माइनस T2, क्योंकि m2 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, F2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए
ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में है T1, तो M1 इज लेस देन M2, तो F1 जो होगा इस पर ऊपर की ओर जो बल लगेगा T1 माइनस M1G, इस पर जो होगा M2 इज ग्रेटर देन, तो इस पर जो होगा तनाव जो होगा M2 माइनस M2G माइनस T2। क्लियर? और सॉरी T1 नहीं होगा, T ही होगा। कोई डाउट? परंतु F2 इक्वल टू हमको मालूम है M2A, यहाँ रख दोगे M2A इक्वल टू M2G माइनस T, समीकरण नंबर 2। M1 द्रव्यमान की वस्तु पर ऊपर की ओर, M2 द्रव्यमान की वस्तु पर नीचे की ओर परिणामी बल। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को ऐड करिए आप लोग। चलिए दोनों को ऐड करके त्वरण निकाल लीजिए। ऐड करें? वन प्लस टू, चलिए लिखते हैं M1A प्लस M2A, इसको और इसको पावर T माइनस M1G प्लस M2G माइनस T। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को अलग, राइट हैंड साइड को अलग जोड़ लिए, तो माइनस T प्लस T कट गया, इसमें निकाल लिए A, M1 प्लस M2, इसमें हम निकाल लिए क्या G, तो ये निकल गया M2 माइनस M1, तो ये A बराबर कितना होगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 G। ये हमको क्या निकल गया, त्वरण के लिए सूत्र निकल गया। किस चीज़ के निकल गया, त्वरण के लिए सूत्र। कोई डाउट? अब त्वरण निकल गया तो तनाव निकाल सकते हैं। जब ये त्वरण निकल जाएगा दोनों को, तो समीकरण 1 के 2 में रख दो। समीकरण 1 में हम रखते हैं A का मान, तो कितना है हमारे पास M1 इंटू, किसी में भी रख दो, चलो आप ही लोग रखिए, रखिए चलिए। ओके, चलो हम ही रखते हैं। क्या था हमारे पास, M1A बराबर T माइनस M1G, M1 की जगह रख दिया हम M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, एक ही जगह में रख दिए, इस एक ही जगह में, और ये M1 T माइनस M1G। सॉल्व करिए, T का मान निकल जाएगा। क्लियर? चलिए ये तनाव निकल जाएगा, निकालिए। सॉरी ये G है ना, यहाँ G भी है ना, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन। G निकाल लीजिए, ठीक है। G कॉमन निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए,
m1 स्क्वायर और प्लस m1 m2 माइनस m1 m2, ठीक है, और प्लस m1 स्क्वायर। तो कुछ काटना है, ये कट गया, ये कितना बचा 2 बार, तो 2m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू g। ये हमको क्या निकल गया, डोरी में तनाव। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। ये m2 माइनस m1 था, सॉरी, ये कोई डाउट हो गया? सॉरी, ये प्लस होता है ना, ये इसमें आके प्लस होता है। तो ये कैंसिल हो जाता, तो हमारे पास क्या बचता, m1 और m2। ठीक है, और जी, तो ये हमारे पास निकला क्या, 2m1 m2 इंटू जी। ठीक है, एक्चुअल में ये क्रॉस मल्टी क्या होता है, निगेटिव जो है इधर आके पॉजिटिव हो जाता, तो हमको जी निकाल लेना था। जी निकाल के हम क्या करते, m1 बचता, इधर m1 ऑलरेडी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करके निकाल लिए। तो ये हमको निकल गया डोरी में तनाव। क्लियर? अब आप लोग इसे उतार लीजिए। अब अगला टॉपिक है केस 2, इसे उतार लीजिए। केस 2 में आप क्या करेंगे, मोशन ऑफ द बॉडीज विथ स्ट्रिंग निकालिए। लेट बॉडी ऑफ मास m1 ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल टाइट इन द स्ट्रिंग, है ना। इसको उतार लीजिए, फिर लिखवाते हैं। माना कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, m1 है, एक घर्षण रहित मेज पर रखी हुई है। घर्षण रहित मतलब फ्रिक्शनलेस। लेट अ बॉडी ऑफ मास m1 प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर मिटाते हैं, फिर बनाते हैं। कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, m1 है, किसी फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखी हुई है, और एक दूसरी बॉडी है, मान लो टेबल है, यहाँ पर एक पुल्ली बंधी हुई है ना, और यहाँ पर एक बॉडी कनेक्ट है जिसका मास कितना है, m2 है। ठीक है, क्लियर हुआ? चित्र बनाते जाइए। कोई बॉडी, क्या लिखोगे, लेट अ बॉडी ऑफ मास m1 इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, इट इज टाइड टू स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुल्ली। ओके, अब देखिए इसका दोनों का अपना अलग अलग भार होगा। ठीक है, ये एक टेबल पर रखा हुआ है तो अपना एक वेट लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? ये भी एक फोर्स लगाएगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोई डाउट? लिखते चलिए, बनाते चलिए। मान लो कोई दो पुल्ली है, एक पुल्ली फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखा हुआ है
और दूसरी पुल्ली जो है क्या करे, टाइड टू ए स्ट्रिंग विथ पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुल्ली बॉडी। अब M2 का मास क्या है, M1 से ज़्यादा है और ये टाइड है अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग। इसमें हमको 3-4 कंडीशन हमको देखना है, ठीक है। तब देखिए इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा, इस पर एक प्रतिक्रिया बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। कौन सा पुल्ली पर, पहली पुल्ली पर, है ना। पहली पुल्ली पर पहला जो पुल्ली है उस पर क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स ऊपर होगा और यहाँ पर एक्सीलरेशन ए होगा और ये एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड कंडीशन में, ठीक है। क्लियर हुआ। क्या लिखोगे, माना कि M1 द्रव्यमान की एक वस्तु एक घर्षण रहित मेज पर रखी हुई है। लेट अ बॉडी ऑफ मास M1 प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। यह एक डोरी से जुड़ी हुई है, एक डोरी से जुड़ा हुआ है और उस डोरी को एक घर्षण रहित पुल्ली या घिरनी से होकर गुजरी है। इट इज टाइड टू ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुल्ली। अब इसके दूसरे सिरे पर हम क्या करते हैं, एक M2 द्रव्यमान की वस्तु को लटका दिए हैं। बॉडी ऑफ मास M2 है ना, बॉडी ऑफ मास M2 इज टाइड टू द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, M2 है और ये दूसरे सिरे पर लटकी हुई है। इसके दूसरे सिरे पर हम क्या करते हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट इसका मास कितना है, M2 हम लटका देते हैं। कोई डाउट। अब देखिए डोरी में एक तनाव लगेगा, ठीक। डोरी में तनाव किधर लगेगा, इस पर जो है T ऊपर की ओर, इस पर T जो है आगे की ओर, ठीक है। क्या कि हम दो ऑब्जेक्ट लिए, एक ऑब्जेक्ट को M1 मेज पर रख दिए हैं, उसके में एक हम रस्सी बांध के उसको घिरनी से कनेक्ट करके और उसके दूसरे सिरे पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास M2 लटका दिए हैं, ठीक है। तब ये दोनों अपने भार के कारण, ठीक है, पुल्ली M1 एक भार नीचे की ओर लगाती है M1 जी, उतना ही प्रतिक्रिया बल और ऊपर की ओर लगता है। अब जो है ये दूसरा पुल्ली जिसका द्रव्यमान पहले पुल्ली ज़्यादा है, नीचे की ओर भार लगा दी, जिसका वैल्यू कितनी होगी, M2G। अब मान लो दोनों वस्तुओं में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, A लेट द प्रोड्यूस एक्सेलरेशन A ऑन द बोथ द पुल्ली। ये क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड और ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। इसका तनाव जो है डोरी है ना, जो M2 द्रव्यमान की वस्तु उसका तनाव ऊपर की ओर और इसका तनाव जो होगा M1 द्रव्यमान के ऊपर जो डोरी से बना हुआ है उसका तनाव आगे की होगा। तो एक्सेलरेशन भी A एंड टेंशन प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, T। लेट लिखो, लेट A बी द एक्सेलरेशन P परसुड इन द बॉडीज एंड T द टेंशन इन द बॉडी। अब M1 द्रव्यमान की वस्तु का भार M1G, तो M1 द्रव्यमान की वस्तु पर जो भार लग रहा है M1G, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, ठीक है। और प्रतिक्रिया बल R क्या कर रही है, इसको संतुलित कर रही है। ये जो बॉडी है जिसका मास कितना M1 है, ये अपने भार के कारण नीचे की ओर बल लगाती है, उतना ही प्रतिक्रिया बल उसको ऊपर की ओर संतुलित करने के लगाती है। क्या लिखोगे, वेट mg या वेट M1G ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शंस R। ओके, क्या लिखोगे, नॉर्मल रिएक्शन R, ठीक है। अब क्या लिखोगे, M1 द्रव्यमान की वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला नेट बल। जो M1 द्रव्यमान की वस्तु है ना, उस पर क्या लिखेंगे, ऊपर की ओर कार्य करने वाला नेट बल। बताइए कितना हो जाएगा, F1 = T। F1 = T। M1 द्रव्यमान की वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला नेट बल लिख लीजिए। M1 द्रव्यमान की वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला नेट बल कितना हो जाएगा, F1 = T, ठीक है। M1 द्रव्यमान की वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला नेट बल कितना हो जाएगा, F1T। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास M इन वर्टिकली अपवर्ड। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास M1 इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो F1 कितना हो जाएगा, T। But we know that F1 is what? F1 = M1A। तो M1A = कितना हो जाएगा, T, ठीक है। क्या हो गया, M1A = T।
तो M1 द्रव्यमान की वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला जो बल था हमने निकाला। क्लियर हो रहा है इधर? M1 द्रव्यमान की वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला बल F1 = T, तो F1 = M1 है, M1 = नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास M2। अब जो M1 द्रव्यमान M2 द्रव्यमान की वस्तु पर उसका भार कितना होगा? तो M1 द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करने वाला, नीचे कार्य करने वाला बल, ठीक है। M2 द्रव्यमान की जो वस्तु है उस पर एक बल कार्य करेगा जो कि नीचे होगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? F2 = M2G - T, क्योंकि M2 ज़्यादा है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब हमको मालूम है F2 = क्या होता है? M2 है। इसमें त्वरण कितना हो रहा है उत्पन्न? ये त्वरण हो रहा है नीचे की ओर, तो यहाँ जाएगा, यहाँ रख दोगे M2A = M2G - T, तो तनाव हमको निकल जाएगा। ठीक है, तनाव हमको निकल जाएगा। समीकरण 1-2 को जोड़ देते हैं। M2G कर गया, ए निकाल दोगे तो M1 + M2 = M2G, तो ए निकल जाएगा कितना? ठीक है। ये M2 द्रव्यमान की वस्तु पर नीचे की ओर कार्य करने वाला जो बल था उसको निकाल के हम क्या किए? तनाव निकाल लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालिए। अब तनाव निकालने के लिए हम यहाँ पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो M1 × M2/M1 + M2 यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, कहाँ पर है? एक ही जगह, तो क्या निकल जाएगा हमको? T, तो M1 M2/M1 + M2 × G, ये क्या निकल गया? डोरी में तनाव। कोई डाउट? देख लीजिए। अब हम देखेंगे तीसरी स्थिति। ठीक है, क्या देखेंगे? तीसरी स्थिति। मान लो 3 बॉडी है, ठीक, 3 बॉडी जिसका द्रव्यमान कितना है? M1। इसको उतार लीजिए, फिर बनाते हैं चित्र को। बन गया, उतार लिए, मिटा लो उसको। चलो, देखिए एक ब्लॉक है, देख रहे हैं आप, इसमें 3 ब्लॉक दिखा हुआ है। 3 ब्लॉक है जिसका मास कितना है? M1, M2 और M3 कितना है? ये M1, ये M2 और ये M3, तीनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं। ठीक है, ये मैंने बांध दिया, रस्सी लगा दिया।
और यहाँ पर आगे की ओर हम एक बल लगा रहे हैं F, ठीक है, M1 M2 और ये कितना है M3। क्या लिखोगे? द बॉडी ऑफ मास M1 M2 एंड M3, द बॉडी ऑफ मास M1 M2 एंड 3 ब्लॉक हैं जिसके द्रव्यमान कितना है M1 M2 M3, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यह एक घर्षण रहित फर्श पर रखा हुआ है, एंड आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ 2 लाइट इन, क्या लिखेंगे? एंड कनेक्टेड आप, जल्दी लिखो, कनेक्टेड विथ ए टेबल ऑफ 2 लाइट इन एक्सटेंसाइल स्ट्रिंग, ठीक है, एक डोरी अवितान डोरी से बंधा हुआ है। अब देखिए पहले ब्लॉक F पर एक हम बल लगा रहे हैं, फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ मास M1 द्रव्यमान की वस्तु पर हम एक बल लगा रहे हैं, और मान लो इसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है? त्वरण A उत्पन्न हो रहा है। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि तनाव किसमें कहाँ हो रहा है? दोनों एक दूसरे पर एक तनाव बल लगाते हैं, क्लियर? इस पर एक तनाव लगेगा T2, ठीक है, ये हो जाएगा तो सब दूर करना था, एक बल लगेगा, तनाव लगेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी आप लोग सोचिए? ठीक है, चलिए देखिए, ये इस पर एक तनाव बल लगाएगा T1 T2, और यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन लगेगा T2 ये हो जाएगा T1। ये जब आप बाहर आगे की ओर खींच रहे हैं तो ये एक तनाव बल विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, है ना, जो कि इसको संतुलित करेगा। अब इसके कारण ये इस पर एक डोरी पर तनाव बल लगा है इस द्रव्यमान के कारण, तो इसका नाम T1 हो गया। अब ये फिर से इस पर एक बल लगा रहा है, तनाव खींच रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? T1। कोई डाउट? माने ये हो जाएगा T1 दोनों, ये हो जाएगा दोनों T2। क्यों हो जाएगा? जब इस ब्लॉक को हम आगे खींचते हैं तो डोरी तनती है, ये इस पर एक तनाव देगी, अपने तनाव T1 के कारण इस डोरी पर एक तनाव देगी। अब M2 जो है M3 से बंधा हुआ है, तो जब ये खिंचा रहा है तो ये भी खिंचाएगा, तो इस पर एक बल लग रहा है, तनाव लग रहा है T2, विपरीत दिशा में उतना ही इस पर आगे की ओर M3 के तनाव लग रहा है। ठीक है, कोई डाउट? इसको डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए। अब जो है बल M1 द्रव्यमान का जो ऑब्जेक्ट है उस पर कितना बल लगेगा? सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो M1 द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है उस पर हमको कितना बल लगेगा? जो वस्तु जिसका द्रव्यमान M1 है उस पर बल कितना लगेगा? चलिए बताइए। देखिए, बल पहला जो वस्तु है इस पर बल आगे लगा रहे हैं तो तनाव पीछे की ओर हो रहा उत्पन्न हो रहा है, तो F माइनस T1 इक्वल टू M1, और कितना हो जाएगा? क्लियर हुआ? F माइनस T1 इक्वल टू M1A। अब दूसरा जो होगा ये किसके लिए होगा? फॉर M1 मास के लिए। अब M2 मास के लिए देखिए, T1 आगे है, T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? M2A। और तीसरा जो ऑब्जेक्ट है उस पर आगे की ओर डोरी में तनाव लग रहा है, पीछे तनाव नहीं लग रहा है, तो कितना हो जाएगा? T2 इक्वल टू M3A। इस समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है, जो पहले द्रव्यमान है, पहला ऑब्जेक्ट है, उस पर जो है बल आगे के लगा रहे हैं, पीछे के तनाव हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो कुल बल पहले द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट पर कितना हो जाएगा? F माइनस T1 इक्वल टू M1A। वैसे जो है
m2 द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट पर बल लगने वाला कितना हो जाएगा T1 जो है देखिए पहले F1 से खिंचा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू M2 है। और तीसरा ऑब्जेक्ट जो रहा जिसका मास कितना M3 है और इस पर तनाव डोरी पर आगे क्यों लग रहा है, तो T2 इक्वल टू M3 है। अब तीनों को आप जोड़ दीजिए 1 2 3, चलिए F माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 इक्वल टू M1A प्लस M2A प्लस M3A, सब कट जाएगा इसमें, ये माइनस प्लस, तो F इक्वल टू कितना आ गया A M1 प्लस M2 प्लस M3, या A बराबर निकल गया F बटे ये डोरी में क्या आ गया, तनाव आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 रखने से हमको क्या मिल जाएगा, T2 का मान 1 यहाँ रख दो, सबका मान हमको मिलता जाएगा। चलिए रखिए, चलिए रखते हैं। M2 हाँ, तनाव निकालना है ना, निकालिए। चलिए आप लोग निकल गया। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, F माइनस M1F अपॉन इसको हम क्या किए, F से घटा दिए, सब कट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन M1F प्लस M2F प्लस M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना, ये निकल जाएगा बराबर T माइनस M1F इक्वल टू कितना निकल जाएगा T1, M1F हमारा निकल गया, क्या बचेगा हमारे पास M2 प्लस M3 ये निकल गया हमारा तनाव, ठीक है। अब T1 निकल गया हमारे पास, तो T2 भी निकाल सकते हैं, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा M3, A की वैल्यू कितना है, ये हमारा निकल गया कौन सा, इसमें तनाव बल, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए हमारा वीडियो, और गति के नियम हमारा चैप्टर जो है लगभग फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम कल जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स के लिए करवाएंगे। बोर्ड एग्जाम में होम एग्जाम जो होता है, और इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए, कम से कम फार्मूला को रटिए, कैसे बन रहा है, क्या आ रहा है। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो ठीक से नहीं बन पा रही है, लेकिन कल से हम क्या करेंगे, नए सिरे से नए फ्रेज के साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगली वीडियो में जाने से पहले और आज की क्लास को छोड़ने से पहले आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक एक चीज़ को गौर कीजिए, ज़्यादा लेंदी न बना के वीडियो को, मैं सिर्फ कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, क्या करना है, वो सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर वही रहेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ओके।